नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। देहरादून में 25 जून 1975 संविधान हत्या दिवस के रूप में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस अवसर पर सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इमरजेंसी की तानाशाही को संविधान पर हमला बताया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 25 जून 1975 वो काला दिवस है जब लोकतंत्र की हत्या की गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से लगाई गई इमरजेंसी ने संविधान के मूल सिद्धांतों को कुचलने की कोशिश की। सीएम धामी ने युवा पीढ़ी को इमरजेंसी के दौरान हुई घटनाएं, विरोधियों पर अत्याचार, प्रेस सेंसरशिप और लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन की सच्ची कहानी से अवगत कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से सीख लेते हुए हमें संविधान की रक्षा और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं, विधायकों, पूर्व सांसदों और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। 51 वर्ष पूर्व सत्ता के अहंकार में डूबी उस समय की कांग्रेस की सरकार ने इस देश में संविधान की हत्या की, देश की आत्मा पर चोट की, लोकतंत्र पर ऐसा प्रहार किया था जिसकी टीस आज तक भी प्रत्येक भारतवासी के दिल में है। और सच में अभी रवि जी का और नरेश जी का मैं उद्बोधन सुन रहा था। ये जरूर जो है इन लोगों को समय की अधिकता लग रही थी, क्योंकि इनके अपने कार्यक्रम होते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये और बोले और हम जैसे बच्चे कहानियां सुनते हैं उस प्रकार से सुनते रहे। किस प्रकार से इन लोगों ने जो है वो समय बड़ा संघर्ष का समय था। और आज भारत का संविधान और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आज भारत है, तो उसमें आपातकाल के दौरान हमारे लोकतंत्र सेनानियों के द्वारा जो संघर्ष किया गया, जिस प्रकार का अन्याय हुआ, जिस प्रकार का अत्याचार हुआ, उसकी एक विस्तृत प्रदर्शनी यहाँ पर लगी हुई है। वो हम सबको देखनी चाहिए और सच में बड़ा विस्तृत प्रदर्शनी है वो। उसमें पूरे देश भर के जो प्रमुख उस समय के जो भी कृत्य हुए वो सब उसी में प्रदर्शित किए गए हैं। और 25 जून 1975 की वह काली रात भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का ऐसा काला अध्याय है जो हमेशा स्मरण में रहेगा। और सच में वैसे तो मैं हर वर्ष जो है ये कार्यक्रम हमारे एक सरकारी कार्यक्रम जैसा भी होता था, लेकिन इस बार सबका सुझाव आया कि पार्टी का कार्यक्रम किया जाए, उसी में सबको आमंत्रित किया जाए, सब लोग एक साथ यहाँ पर जो भी हमारे लोकतंत्र सेनानी हैं उनका सम्मान किया जाए। और पिछले 2-3 वर्षों में लगातार लोकतंत्र सेनानियों के बीच में रहा, उनको हर वर्ष सम्मान करने का मुझे अवसर मिला। मैं अपना उसको सौभाग्य कहूंगा। और पहले वर्ष किया और उसके अगले वर्ष देखा तो मैंने कि लोकतंत्र सेनानी भी जितने थे उसमें से वो भी कम हो गए। और बहुत भावुक करने वाला था, ऐसा लग रहा था। मैंने पिछले वर्ष कहा जब पूरे प्रदेश भर के सभी लोकतंत्र सेनानियों को हम लोगों ने एक जगह पर बुलाया था, उनको आमंत्रित किया था, तो मुझे सच में ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पिताजी भी इन्हीं के साथ जो है इनके साथ चल के आ गए हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें से मैं देख रहा हूं कि पहले साल इतने लोग थे, फिर उसमें से 5-7 कम हो गए, फिर 5-7 कम हो गए। इसलिए वो सभी हमारे लिए पूजनीय है। उनका जितना हम सम्मान कर पाए वो हमारे लिए कम है, और उनको सम्मान करना ये स्वयं का सम्मान है, स्वयं का गौरव बढ़ाना है। हम सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी की सरकार ने किस तरह से अपनी डगमगाती हुई सत्ता को बचाने के लिए आपातकाल देश पर थोपा था। वो पूरा अभी नरेश जी ने बहुत विस्तार से बताया। और ये आज का ये दिन केवल एक काले अध्याय को स्मरण करने का अवसर नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के रक्षा का, उसके मूल्यों के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता को दोहराने का भी अवसर है। उन सभी को नमन करने का भी अवसर है जिन्होंने इसमें
अपनी आहुति दी है और अपने प्राणों की परवाह नहीं की, जेल की यातनाएं सही। ऐसे ऐसे नौजवान जिनकी उम्र 15 साल 17 साल, छोटे छोटे आयु में अपने कोई परिवार की परवाह नहीं की, बहन की राखी को नहीं देखा, मां की ममता को नहीं देखा और दीवाने चल पड़े। तभी आज लोकतंत्र हमारा कायम है। लोकतंत्र के सेनानियों के त्याग, साहस, समर्पण के कारण ही आज भारत में लोकतंत्र पुनः स्थापित हो सका है। मैं इस मंच से उपस्थित यहाँ पर सभी हमारे लोकतंत्र सेनानियों के चरणों में श्रद्धापूर्वक मैं नमन करता हूँ और ये मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबका सम्मान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सच में आपका सम्मान, स्वयं को सम्मानित करना, स्वयं को गौरवान्वित करना, ये अनुमन्य हम सब कर रहे हैं। पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल में 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। 80 करोड़ नागरिकों को निरंतर निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। देश भर में 16 करोड़ घरों तक नल के पानी का कनेक्शन पहुंचाया गया। आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपए तक फ्री इलाज की व्यवस्था की गई है। सीएम धामी ने मानसून की तैयारी और कानून व्यवस्था पर भी बयान दिया। इसके अलावा उन्होंने राज्य में लिंग अनुपात में सुधार और बेटियों के प्रति बढ़ती स्वीकार्यता पर जोर दिया। भारत में हर गरीब के लिए आज काम हो रहा है। 30 करोड़ भारतवासी आज गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। 80 करोड़ लोगों को आज देश में मुफ्त राशन योजना का लाभ मिल रहा है। 16 करोड़ लोगों को हर घर से नल जल मिलने का काम है। धुएं से आज हमारी माताओं बहनों को मुक्ति मिली है। पक्के मकान मिले हैं। देश की आजादी के बाद किसानों का सम्मान हुआ है। आयुष्मान भारत योजना, जिसने आज हर एक भारतवासी को स्वास्थ्य की गारंटी 5 लाख रुपए के रूप में देने का और 70 साल से अधिक जो हमारे बुजुर्ग हैं उन सभी को पूरी तरह से स्वास्थ्य की गारंटी देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। सच में जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए अपना योगदान दिया, आज जो दुनिया में है और जो दुनिया में नहीं है, वो सभी अपने उस संघर्ष को स्मरण कर रहे हैं कि जिस संघर्ष को लोकतंत्र को बचाने में उन्होंने अपना योगदान दिया, जिसके लिए संघर्ष किया, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज एक साकार रूप ले रहा है, धरातल पर उतर। देखिए, मानसून हमेशा से हमारे लिए एक बड़ी चुनौती होता है और जो पिछले वर्षों के हमारे मानसून को लेकर अनुभव हैं, भूस्खलन है या बादल फटना है, हिमस्खलन है, अत्यधिक जलभराव है, अत्यधिक बरसात है, बरसाती नाले, नदियां अपने उफान पर होती हैं, तो उसके लिए हमने पहले से तैयारियां शुरू कर दी हैं और सभी प्रकार से कि जो अनुभव पिछले रहे हैं उन सबसे कैसे लोगों को सुरक्षित रखा जा सकता है, कैसे आपदा के असर को कम से कम किया जा सकता है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और अन्य एजेंसियों के साथ भी, जो हमारी भारत सरकार की भी एजेंसियां हैं, एनडीआरएफ है, राज्य सरकार की एसडीआरएफ है, सभी मिलकर एक समन्वय के साथ काम करेंगे। जिला प्रशासन के लोग, आपदा प्रबंधन के लोग और हमारे अन्य विभाग भी, जो आपदा के समय में जिनकी त्वरित रूप से आवश्यकता होती है, जैसे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, हमारा स्वास्थ्य विभाग है, सिंचाई विभाग है, हमारा पुलिस विभाग है, डिजास्टर मैनेजमेंट है। देखिए, वो एक प्रकरण हुआ था और उसके बाद जिस प्रकार की वार्ता हुई है और कानून ने अपना काम किया है, सभी को बता भी दिया है, सबसे बात हो गई है। कानून अपने हाथ में कोई भी लेगा तो कानून से बढ़कर कोई नहीं है। बस ये है कि हमारी 4 धाम यात्रा चल रही है, इस समय में हेमकुंड साहिब यात्रा चल रही है, पूरे पर्यटक देश भर के आज आए हुए हैं। किसी प्रकार से यात्रा पर कोई प्रभाव न पड़े, उसके लिए अगर कहीं पर हमको सख्ती करनी होगी तो निकट भविष्य में हम सख्ती भी करेंगे। यहाँ के लिए एक एसओपी भी बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मोदी जी ने जो देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया, उसका व्यापक असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है और हमारा प्रतिशत काफी बड़ा है, जो 14-15 में बहुत नीचे था, आज बढ़कर और प्रतिशत बढ़ाने में भले ही अभी हमें और काम करना है, लेकिन देश में तेज गति से लिंगानुपात बेटियों का बढ़ाने में हमारा राज्य आज हिंदुस्तान के
अव्वल राज्यों में मैं उत्तराखंड में बद्रीनाथ केदारनाथ धाम समेत कई जगहों को बम से उड़ाने का मेल मिलने के बाद उत्तराखंड पुलिस की इंटेलिजेंस पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। मेल मिलने के बाद एसटीएफ की साइबर टीम ने इसको ट्रैक करने का प्रयास किया। इसके बाद ये मेल कहां से आई, इसकी जानकारी मिल सकी। एसटीएफ उत्तराखंड के एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि 22 जून को सुबह करीब 9:30 बजे मसूरी एसडीएम कार्यालय में मेल प्राप्त हुई थी और कई संवेदनशील स्थानों के साथ ही गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम भी धमकी भरे मेल में शामिल किए गए थे। मेल की संवेदनशीलता को देखते हुए साइबर कमांडो की टीम ने इसको ट्रैक किया, जिसकी प्राथमिकता तौर पर लोकेशन उत्तर अफ्रीकी देश मोरक्को में पाई गई, जबकि मेल भेजने वाला व्यक्ति यूनाइटेड स्टेट का रहने वाला पाया गया। उन्होंने कहा कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें केंद्रीय एजेंसियों से भी संपर्क किया गया है और आगे की जानकारी भी पता ही लगा जा रही है। देखिए 22 जून को करीब 9:23 पर नगर पालिका मसूरी में एक मेल प्राप्त हुई थी और उस मेल में कुछ धमकी भरे शब्द थे और जो कुछ खालिस्तान के स्लोगन्स भी लिखे हुए थे और ख़ासकर उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम लेकर और अन्य जगहों का कुछ ब्लास्ट की बात लिखी गई थी। चूँकि इस तरह की मेल जब प्राप्त होती तो तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए जब ये थाना मसूरी पर इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और हमारी जो साइबर कमांडो की टीम है, जो टेक्निकल बेसिस पर ऐसी मेल का एनालिसिस किया गया, तो प्रथम दृष्टया अभी नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है मोरक्को, ये ऐसी जानकारी टेक्निकली मिली कि वहाँ से ओरिजिन हुई थी और इसमें जो व्यक्ति का अभी जो हमारी टेक्निकल टीम में ट्रेस है वो कहीं ना कहीं यूएस बेस्ड ऐसा प्रथम दृष्टया ऐसा पता चलता है। चूँकि ऐसी मेल थ्रेट में बीच बीच में आती रहती है, लेकिन जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम लेकर और अन्य संवेदनशील चीज़ों को लिखा गया है, उसको उसी प्राथमिकता पर लेते हुए उसकी टेक्निकल एनालिसिस किया गया है। और जैसा आपने देखा कि विगत कुछ सालों से और देखा गया कि जिस तरह के जो ट्रांस बॉर्डर मेल्स होती हैं या इस तरह के इंस्टाग्राम, फेसबुक या अन्य तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी इस तरह के देश विरोधी गतिविधियों के बारे में या ऐसी थ्रेट्स को भेजा जाता है। और हाल फिलहाल में भी उत्तराखंड में भी 2 जगह से भी इस तरह के जो मॉड्यूल हैं जो देश विरोधी जो पाकिस्तान से कनेक्टेड थे उनको भी पकड़ा गया है। तो ऐसी किसी भी मेल को बड़ी संवेदनशीलता से लेते हुए इसमें पुलिस द्वारा केस भी लिखा गया है। जो टेक्निकल टीम वो जानकारी कर रही है और जो एसटीएफ और साइबर टीम है वो हमारी भी जो नेशनल एजेंसीज है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, उत्तराखंड के कई जिलों में धमकी मिलने के बाद से सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है। ऐसे में मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या इनपुट अभी तक कुछ मिल पाए कि मेल कहां से आया है? देखिए सिका, उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा के पड़ाव की बात करें तो हरिद्वार, ऋषिकेश और बद्रीनाथ केदारनाथ धाम समेत कई जगहों को बम से उड़ाने की मेल मिलने के बाद उत्तराखंड पुलिस जो है वो इंटेलिजेंस इसके साथ साथ पूरी तरह से सक्रिय हुई है और मेल मिलने के बाद एसटीएफ की साइबर टीम ने जो है इसको ट्रैक करने का प्रयास किया। इसके बाद यह मेल कहाँ से आई है इसकी जानकारी जो है मिल सकी है। एसटीएफ उत्तराखंड के एसपी जो अजय सिंह ने उन्होंने जानकारी दी कि 22 जून को सुबह करीब 9 बजे मसूरी एसडीएम कार्यालय में मेल प्राप्त हुआ था और संवेदनशील इलाकों को जो है साथ ही गृह मंत्री, मुख्यमंत्री के नाम पर भी धमकी भरे मेल जो है शामिल थे उसमें और उसमें संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें साइबर कमांडो टीम ने इसको ट्रैक किया। इसके प्राथमिक तौर पर लोकेशन उत्तर अफ्रीकी देश मोरक्को के पास पाई गई है और जबकि मेल भेजने वाला व्यक्ति यूनाइटेड स्टेट का रहने वाला पाया गया है। उन्होंने बताया कि जो मामला है उसमें संवेदनशीलता को देखते हुए केंद्रीय एजेंसियां जो है वो एक्टिवेट हो गई है, संपर्क किया जा रहा है। आगे की जानकारी है वो पता लगाई जाएगी, उसके बाद इसमें कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी योगेश, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। उत्तराखंड जल संस्थान के राजकीयकरण की मांग को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उत्तराखंड जल संस्थान अधिकारी और कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले देहरादून स्थित जल संस्थान मुख्यालय में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें डिप्लोमा इंजीनियर्स, तकनीकी संगठन और कर्मचारी संघ के पदाधिकारी और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार लगातार पेयजल योजनाओं को जल संस्थान से लेकर जल निगम को सौंप रही है, जिससे संस्थान की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है और कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर संकट खड़ा हो गया। संयुक्त मोर्चे के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं की गई या जल संस्थान को राजकीय विभाग घोषित नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद में जो है एक मुख्य मांग है राज्यीकरण की, क्योंकि शासन ने जो है हमारी जो मेन योजना है वो पेयजल निगम को दे दी है और हमारे कर्मचारियों को वेतन भत्ते, पेंशन का जो है इस समय बहुत समस्या हो रही है और सरकार से कोई भी एड नहीं मिल पा रही है। इसलिए हमारा बार बार की लड़ाई है, या तो हमारे को राज्यीकरण घोषित कर जाए
और हमारे कर्मचारियों की पेंशन जो है तेजी से की जाए। और अगर ये से नहीं करते हैं तो हमारे को मजबूर होकर जो है धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा और उसके लिए हमारे को कहीं तक भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज तो हमारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, आगे हमारा आज यहाँ पर तय हो जाएगा कि हमने आगे से अनिश्चितकालीन धरना कब से शुरू करना है, उसमें क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हमने अब ये सोच रखा है कि इस मांग को हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक ये पूरी नहीं होती है। या तो हमारे को राजनीतिकरण करें या तो हमारी जो व्यवस्था पहले से चल रही थी 1975 में जो एक्ट बना था कि जल संस्थान एक जो योजनाएं मेंटेनेंस वो करता है, डिवीजन को संभालता है, पानी चलाता है, बिल का वसूली करता है, वो जल संस्थान करता है। और पेयजल निगम सिर्फ इसमें जो है बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता था और हैंडओवर जल संस्थान को करता था। लेकिन आज ये हो रहा है कि पेयजल निगम योजनाएं बना भी रहा है और उसको मेंटेनेंस भी कर रहा है, उसकी वसूली भी कर रहा है, जिससे जल संस्थान के क्रम उत्तराखंड कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश व्यापी जनसंपर्क और जनजागरण अभियान का ऐलान किया है। कांग्रेस विधायक और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि 28 जून से अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर कार्यकर्ता और आम जनता से संवाद स्थापित करेंगे। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य सरकार की नीतियों और विफलताओं को जनता के बीच ले जाना और लोगों की समस्याओं को सीधे सुनना है। प्रीतम सिंह ने कहा कि अभियान के लिए प्रदेश को 4 जोनों में विभाजित किया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को सभी जोनों में भाग लेने की जिम्मेदारी दी गई है ताकि संगठन को और मजबूती मिल सके। देखिए, 28 जून से कांग्रेस इस प्रदेश के अंदर प्रथम चरण का अभियान प्रारंभ करने जा रही है और इस अभियान के तहत प्रत्येक विधानसभा जो प्रवृत्ति क्षेत्र की है उसमें हम कांग्रेस के लोगों से भी और आम जन से भी सीधा संवाद स्थापित करने का काम करेंगे और जो सरकार की विफलताएं हैं उन विफलताओं को भी आम जन के बीच रखने का काम करेंगे। सर, आपने जोन में भी बांटा है और उन जोन के बारे में कुछ जानकारी दी, कौन कौन से जोन में बांटा गया है? देखिए, जोन नंबर 1 है पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत, जिसे लीड करेंगे गणेश भूरिया। दूसरा रुद्रप्रयाग, पौड़ी और चमोली, जिसमें हरक सिंह रावत जी और तमाम हमारे साथी इस अभियान को लीड करने का काम है। तीसरा उत्तरकाशी और टिहरी, जिसे मैं और मेरे साथी लीड करने का काम करेंगे। और चौथा अल्मोड़ा और नैनीताल, जिसे कर्ण मेहरा और हमारे जो और साथी हैं वो लीड करने का काम करेंगे। लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधा। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरत की रक्षा करना सरकार का दायित्व है, लेकिन मौजूदा हालात में शिक्षा व्यवस्था अब शिक्षा से ज्यादा वसूली का माध्यम बन गई है। रंजीत रंजन ने उत्तराखंड के युवाओं की पीड़ा को सामने रखते हुए कहा कि यहाँ का अधिकांश युवा या तो सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करता है। 3 डिमांड रख रही है हर जगह। पहला, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। पेपर लीक माफिया, वेंडर एजेंसियां, अधिकारियों और राजनीतिक संरक्षण से उनके संभावित संबंधों की निष्पक्ष जांच हो। दूसरा, पूरी परीक्षा व्यवस्था का ओवरऑल हो, एनटीए पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट, परीक्षा केंद्र, डिजिटल सिस्टम और वेंडर कॉन्ट्रैक्ट की जांच हो और हर चरण को सुरक्षित किया जाए। तीसरा, तय वार्षिक परीक्षा और भर्ती कैलेंडर हो। परीक्षा तिथि, रिजल्ट तिथि और नियुक्ति समय सीमा पहले से घोषित हो और उनका सख्ती से पालन हो। जैसा कि बताया कि कांग्रेस ने छात्रों की गूंज अभियान शुरू किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आज राष्ट्रव्यापी कांग्रेस के गूंज अभियान का शुभारंभ कर दिया है, जिसका नेतृत्व हमारे लीडर राहुल गांधी जी खुद कर रहे हैं। कांग्रेस
उधम सिंह नगर के केलाखेड़ा क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं, जहां खनन अधिकारी और राजस्व विभाग की मिलीभगत से अवैध खनन करवाने का आरोप लगाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि रामपुर काजी और कोई खेड़ी कामरेड़ा डेरा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है। आरोप है कि 20 से 30 फीट तक गहरे गड्ढे खोदकर मिट्टी निकाली जा रही है, जिससे आसपास के क्षेत्र में खतरा पैदा हो गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस मामले की निष्पक्ष जांच कर अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। देखिए, बहस नहीं हो, इसको बहस क्या हुआ, प्रोटोकॉल के अंदर वो आते नहीं। जब जिला अध्यक्ष उनका मंच संचालन कर रहा है, जबकि विधायक और ब्लॉक प्रमुख वहां पे थे, अब उनका जिला का जो अध्यक्ष है वो मंच का संचालन कर रहा है, सरकारी मंच का वो भी, और वो ये भी कह रहा है, आपने देखा होगा, आप हमसे तो पूछ रहे हैं, उनसे भी तो पूछो, वो कह रहा है ये प्रोग्राम हमारा है। आपने देखा होगा अध्यक्ष जो कह रहा था, तो मैंने उसका विरोध करा। मैंने कहा भाई सरकारी आदमी उसकी वो करे, ना कि इनके जिला अध्यक्ष। इसी बात पे हमारी थोड़ा सा वो होगी। फिर ये पेयजल की उस पर बात रही, तो मैंने कहा मैं आंकड़े देता हूं तुम लोगों को, वो सत्ता की हनक है और थोड़ी है कुछ, सत्ता की हनक है। माननीय मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले जब ये मुख्यमंत्री बने, जब हमारी सरकार बनी, मनोज जी हैं, हम हैं, सभी विधायकों से इन्होंने 10 काम लिए थे। 10 कामों में से एक भी काम आज 4.5 साल होने को जा रहे। ये झूठे लोग हैं, झूठ बोल कर राज चलाते हैं, काम इन्होंने कुछ करना नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।